नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अमेरिका के आसमान में जो गुब्बारा दिखाई दे रहा था, उसको अमेरिका ने मिसाइल से मार गिराया है, लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है। ऐसा बताया जा रहा था कि ये एक गुब्बारा, बहुत बड़ा गुब्बारा था, जो करीब 3 ट्रंक के बराबर था और जिसमें कहते हैं कि बड़े उपकरण लगे हुए थे और ये जासूसी कर रहा था। अमेरिका के जो रक्षा प्रतिष्ठान है उनकी जासूसी कर रहा था, ऐसा आरोप अमेरिका ने लगाया है। अब यह गुब्बारा मार दिया गया है, लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने डॉक्टर गुलरेज शेख। एक काफी अरसे बाद हमारे चैनल पर आज आए हैं। डॉक्टर साहब का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैंने सब्सक्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें और उनका एनालिसिस देखें। डॉक्टर साहब, जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, अमेरिका के आसमान में जो गुब्बारा दिखाई दे रहा था, आखिरकार अमेरिका ने उसको मार गिराया। हालांकि थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर उसको मार गिराया गया। जो बाइडेन ने कहा इसको गिराइए और उसको गिरा दिया गया, लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर साहब, अमेरिका के आसमान में जो गुब्बारा दिखाई दिया, आप इसके संकेतों को कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई जासूसी कर रहा था? क्या ये अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा था? देखिए त्रिवेणी जी, मैंने सुबह भी अपने चैनल पर यह बात कही थी कि मेरा मत इससे भिन्न है और मैं नहीं मानता कि केवल जासूसी करने वाला गुब्बारा था। उसमें कैमरास भी थे, सब कुछ था, तो जासूसी करने वाला तो था। और ऐसे गुब्बारे चाइना दूसरे देशों के संग भी उपयोग कर चुका है और ये गुब्बारों का उपयोग करना कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज को अंडर प्ले किया जा रहा है और जानबूझ के अमेरिकी प्रशासन भी कर रहा है। संभवतः त्रिवेणी जी, यदि मोन्टेना जो एरिया है वहां का लोकल मीडिया इसको नहीं दिखाता तो इसके ऊपर धूल डाल दी जाती, इसको फोड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि ये अमेरिकन प्रशासन, विशेषकर जो बाइडेन के प्रशासन के लिए एक किरकिरी हुई है। और डेफिनेटली जो रिपब्लिकन्स हैं वो उनके ऊपर यही आक्षेप लगा रहे हैं कि आप देश की आंतरिक सुरक्षा को नहीं संभाल सकते तो आप किस काम की हो। इस प्रकार के तंज भी कसे जा रहे हैं, उन पर अटैक भी किया जा रहा है। तो यदि वो नहीं करता और माकूल जवाब नहीं देता, हार्ड बॉल प्ले करता हुआ नहीं नजर आता, मेरे शब्द को गौर कीजिए, हार्ड बॉल प्ले नहीं जी। हुई है, हार्ड बॉल प्ले करता हुआ नजर आया है। क्योंकि ये गुब्बारा को जो फोड़ा गया ना, इसको कोई ड्रोन से भी फोड़ा जा सकता था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। इसके लिए F-22 रैप्टर छोड़ भेजा गया और जिस प्रकार की मिसाइल उसके लिए उपयोग की गई, तो ये एक दिखाया गया कि हमने अपना पावर दिखाया है। लेकिन पावर वास्तव में दिखाया नहीं गया, मजबूरी में ये तो राजनीतिक मैसेज घर पे दिया गया है। आप ये सोचिए कि मैं ये मानता हूं कि चाइना के पास सैटेलाइट्स हैं, डेफिनेटली हैं, उन्नत सैटेलाइट्स हैं, मिलिट्री ग्रेड की सैटेलाइट्स हैं। और बोला जाता है कि मिलिट्री ग्रेड की जो सैटेलाइट होती है वो चलते वाहन की नंबर प्लेट भी ऊपर से पड़ सकती है। तो फिर ये गुब्बारा ऐसा कौन सा विशेष था कि जो उनकी मिलिट्री सैटेलाइट्स नहीं देख पा रही, वो ये देखेगा हाँ ये बात सही है कि यदि उसके कैमरे अच्छे हैं तो हो सकता है उन सैटेलाइट से ज्यादा अच्छा नजर आ रहा होगा। क्यों नजर आ रहा होगा? क्योंकि ये गुब्बारा जो उड़ रहा था वो उड़ रहा था लगभग 60,000 फीट के ऊपर। हमारी जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं वो उड़ती है 30,000 फुट पर, जो मिलिट्री जेट्स होते हैं वो 40,000 फुट पे उड़ते हैं। जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट होती है वो 250 से 300 किलोमीटर ऊपर होती है और दूसरी सैटेलाइट तो 30-35 हजार किलोमीटर ऊपर तक भी चली जाती है। तो हो सकता है कि इसमें विजुअल्स बड़े अच्छे लिए हों उसने। और ये कनाडा से जो अमेरिका की तरफ गया, तो उस राह को भी आप देखिए, तो उस राह में जो आईसीबीएम्स उन्होंने रखे हैं अमेरिकन ने, तो उनका भी उसने फोटोग्राफी ली होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसी कोई सूचना वहां चीनियों को दी गई होगी उसके द्वारा जो चीनियों के पास पहले से नहीं हो। ये सब चीजें उनके सैटेलाइट्स के माध्यम से उनके पास ऑलरेडी होगी। तो ये एक मैसेज दिया गया है चीन के द्वारा अमेरिका को कि आप सोचते थे कि अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से आप बड़े सुरक्षित है, एक तरफ आपके पैसिफिक है, दूसरी तरफ आपके अटलांटिक है, और आप सबसे दूर है बिल्कुल। कनाडा आपका मित्र देश है, मेक्सिको को आप किसी ना किसी तरह से मैनेज करके रखते हैं।
तो आप भौगोलिक रूप से आप पर कोई अटैक नहीं कर सकता, आपका होम सेफ रहता है, आप दूसरे की जमीन पे जाकर लड़ते हैं। लेकिन अब आप हमारी जद में हैं। और देखिए, ये बात सच है कि पहली बार अमेरिका के ऊपर इस प्रकार से कुछ हुआ है। या आप ये सोचिए कि यदि वहां तक उन्होंने पहुंचा के दिखा दिया उसको, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो सामान्य गुब्बारा था, ये कोई हाइपरसोनिक नहीं था, ये कुछ ऐसा उन्नत चीज नहीं थी। ऐसे गुब्बारों का वेपन के रूप में उपयोग तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान भी करता था। तो ये कोई बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं भेजी उन्होंने, ये एक मैसेज भेजा है कि हम आपके, आपका देश हमारी जद में है, ये चीनियों ने अमेरिकियों को कहा है। अब अमेरिका को रिएक्ट करना चाहिए। और ये F-22 रैप्टर भेज के जो उसको फोड़ दिया गया, उस गुब्बारे की हवा निकाल गई, उससे कुछ नहीं होगा। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गुब्बारा है उसकी आप हवा निकालोगे तो बात बनेगी। अब वो कितना निकाल पाते हैं, क्योंकि इनके लिए तो बड़ा डिस्ट्रक्शन साहब रशिया बना हुआ है, जो कि वास्तव में इनका कॉम्पिटिटर नहीं है। इनके सारे रिसोर्सेज जो जा रहे हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। और उस चक्कर में इन्होंने यूक्रेन को एक मीट ग्राइंडर बना दिया है कि बस इंसानी गोश्त पिसा रहा है उसमें लोगों का। तो हथियार दिए जा रहे हैं, मीट ग्राइंडर में कन्वर्ट कर दिया है, अपने रिसोर्सेज झोंके जा रहे हैं उस फ्रंट के ऊपर। और इसमें चाइना को वक्त मिल रहा है और चाइना आंखें भी लगातार दिखाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गुब्बारा 7 दिन तक अमेरिका की धरती पे था। मुझे बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं अमेरिका को मित्र देश मानता हूं और चाइना हमारा शत्रु देश है। और मैं मानता हूं कि दुनिया यदि चीन डोमिनेटेड होगी तो बड़ी बदसूरत दुनिया होगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो लेकिन ये बिल्कुल। अमेरिका की नपुंसकता ही है जिसकी वजह से 7 दिन तक उनकी टेरिटरी में वो मंडराता रहा, तो बाद में उन्होंने कार्रवाई की। डॉक्टर साहब, अभी जैसे बताया गया है कि एंटनी ब्लिंकन जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं अमेरिका के, वो 5 तारीख को जाने वाले थे ये तो 6 तारीख चाइना का की 2 यात्रा पर। दिवसीय दौरा था उनका। हाँ, 2 दिवसीय दौरा था, जी, लेकिन उन्होंने अब दो कैंसिल कर दिवसीय दिया इस दौरा घटना था। के बाद। अच्छा, इसके बीच में अभी मैं ये देख रहा हूं कि खबर आई है कि ये चीन ने इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। चीन ने इस कार्रवाई को अमेरिका का राजनीतिक स्टंट करार दिया है और कहा है कि हमें आपके इस कदम पर, हम इस पर आपत्ति व्यक्त करते हैं, कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हैं, और हम जरूरत पड़ने पर करारा जवाब देंगे। अब चीज किधर जाती दिख रही है आपको? नहीं, मुझे ये लगता है कि चीज इस तरफ जाएगी, कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे वो, क्योंकि इन्होंने वो वीडियो सर्कुलेट किए हैं और एंटनी ब्लिंकन ने बाकायदा कैमरास के आगे आके बात की है। तो ये हो सकता है कि जो साउथ चाइना सी में अमेरिका के ड्रोन्स घूमते रहते हैं निगरानी रखने वाले, किसी ये ड्रोन को शूट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर कड़वाहट जिस बढ़ेगी। तो देखिए, मैं कहता हूं ना कि ये तो कोल्ड वॉर नहीं, अभी तो ये ल्यूक वार्म वॉर चल रही है। ये आज नहीं तो कल ये तब्दील होगी एक हॉट वॉर में। ये ल्यूक वार्म है, कभी भी वार्म हो सकती है, और हॉट वॉर में तब्दील आगे होगी। ये तो स्थितियां परिस्थितियां ना चीन की अच्छी हैं इतनी, ना अमेरिका की अच्छी है कि अमेरिका आज के समय एक और फ्रंट खोल पाया, पर्टिकुलरली यूक्रेन की बेवकूफी करने के बाद। अगर अपने रिसोर्सेज इतने नहीं झोंकता वहां पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और नेटो, तो फिर संभावना थी कि इधर ज्यादा इन्वेस्ट करता। मैं यही कहता हूं जितनी जल्दी वो जंग खत्म हो जाए उतना अच्छा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने रिसोर्सेज को इस तरफ लगा पाएगा। देखिए, दुनिया के कितना भी शक्तिशाली मुल्क क्यों नहीं हो, असीमित संसाधन किसी के पास नहीं होते हैं। जी। अब एक एक बात और है कि जो अमेरिका के मित्र देश हैं, उनके बीच में तो ये मैसेज गया होगा कि ये 7 दिन तक ये गुब्बारा अमेरिका के आसमान में रहा और अब जाके इन्होंने गिराया, और उन्होंने जब कहा था कि हम इसको इसलिए नहीं गिराना चाहते कि नीचे आबादी है, लेकिन बताया जाता है कि वहां कोई ज्यादा आबादी नहीं है। तो ये जो मैसेज गया है अमेरिका के मित्र देशों के बीच में, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि भाई, आप तो ताइवान के लिए खड़े हो रहे हैं, आप बाकी जैसे आप यूक्रेन के पक्ष में खड़े हैं, तो आप अगर एक गुब्बारे को मारने में ही 1 हफ्ते से ज्यादा लगा दे रहे हैं, तो फिर आप हमारा हमारे आप में ताकत कितनी है फिर?
मतलब फिर तो यह है कि कहीं ना कहीं आपकी क्षमता पर सवाल है। नहीं तो या क्षमता पर सवाल तो बाइडेन है ही सही, प्रशासन, मैंने भी आपको ये बात एक बात कही ना बाइडेन, कि न चीन की डॉक्टर साहब, क्षमताएं बाइडेन उतनी है। प्रशासन अपनी कमजोरी व्यक्त नहीं कर रहा है ऐसे। सब हम केवल बाइडेन को ही क्यों दोष देते हैं? ट्रंप भी बहुत बड़े, जिसको बोलते हैं ना कि बड़े मुंह वाले थे, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी को जब अमेरिका ने मारा, ईरान के जनरल को, जी और उसके जिसको कहते हैं कि उसके बदला लेने के लिए ईरान ने जो अमेरिकी छावनी पे हमला किया था, उसके बाद लग रहा था कि ट्रंप तो बिल्कुल अब आग लगा देंगे। लेकिन क्या हुआ था? ट्रंप जी ने भी फिर सॉफ्ट बॉल खेली थी। तो वहां क्या स्थिति है अंदर की हम नहीं जानते ना, कि वहां ट्रेजरी की क्या स्थिति है, या वहां का जनमानस वार के लिए तैयार है कि नहीं, या फिर वहां का इस्टेब्लिशमेंट आज की तारीख में ये सोचता है कि ठीक है ना, मरने दो जापान को, या साउथ कोरिया को, हम तो बहुत दूर बैठे हैं। या फिर एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हम एक आध दिन अलग से बात करेंगे कि इसके ऊपर, कि देखिए क्या है कि एक सिस्टम अमेरिका ने डेवलप किया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उससे बहुत प्रॉस्पेरिटी पूरी दुनिया में आई, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वो ग्लोबलाइजेशन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ये होता था कि जब भी किसी देश को अपने संसाधनों का उपयोग करना हो या फिर अपने बने हुए माल को बेचना हो, तो उसके लिए उसको पूरी टेरिटरी जहां से जहां तक उसको जाना है उसके ऊपर रूट करना पड़ता था, अपनी नेवी बनाना पड़ती थी। और इसी की वजह से कॉलोनाइजेशन का भी एक प्रक्रिया, साम्राज्यवाद चालू हुआ था। साम्राज्यवाद ने और कुरूप रूप तब लिया कि अब जो वहां का रॉ मटेरियल है वो भी हम कॉलोनीज से लाएंगे ब्रिटेन में, और पक्का माल बना के कच्चे माल के एवज में बेचेंगे। लेकिन अमेरिकन सिस्टम जो लाया ना, उन्होंने क्या किया कि ठीक है, आपके पास स्टील नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास कोयला नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास मिनरल नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास मैन पावर है, आप प्रोड्यूस करो, आपके लिए पूरी दुनिया की मंडी खुली है। ठीक है, उस देश के पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, दूसरी चीजें हैं, वो यूज करे, बस पॉलिटिकली आप हमारे साथ अलाइंड रहो, तो हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आपका पूरा ट्रांसपोर्ट, जो कि दुनिया का अधिकांश ट्रांसपोर्ट जो होता है साहब, वो होता है शिप के माध्यम से, तो आपकी शिपिंग लाइंस को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप व्यापार कर सकोगे, और उससे जीडीपी कई फोल्ड बढ़ी है दुनिया की। इतनी प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं हुई, तो ये अमेरिकन सिस्टम की एक देन रही है। फिर आप ये भी देखिए कि हम अच्छा बोले बुरा बोले, दोनों चीजें हैं, मैं दोनों चीजें बोलता हूँ, अच्छा भी बोलता हूँ बुरा भी बोलता हूँ। डॉलर को उन्होंने गोल्ड से बरक्स कर दिया, हटा दिया, और डॉलर अब किसी चीज से भी जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब बैकिंग किसी चीज की नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि जब गोल्ड और सिल्वर के साथ आप चीजों को जोड़ते हो, करेंसी को, तो फिर होड़ लगती है कि उन संसाधनों के ऊपर साम्राज्य बनाने की, कि अब जर्मनी को जरूरत है कि उसके पास गोल्ड नहीं है तो वो नॉर्थ अफ्रीका को कॉन्कर करे। इंग्लैंड के पास जरूरत, गोल्ड की जरूरत नहीं थी, गोल्ड नहीं था तो वो इंडिया को कॉन्कर करे। तो ये सब चीजों को उसने खत्म किया था। लेकिन अब अमेरिका को आप देखिए, अमेरिका खुद या तो थक गया है दुनिया की पॉलिसिंग करते करते, या वहां एक मानसिकता बनती जा रही है कि हमारे पास मिसिसिपी है, हमारे पास मिसूरी है, हमारे पास फूड है, हमारे पास पेट्रोल है, हमारे देश इतना, तो हम दुनिया के लिए क्यों लड़े? पहले तो ये था कि मिडिल ईस्ट से साफ तेल आता था अमेरिका के पास, जब तक शेल क्रांति नहीं आई थी, तो उनको वो मिडिल ईस्ट में भी अपनी ऑक्यूपेशन जमा के रखना पड़ती थी, वो पूरी रूट्स को मैनेज करना था, उसके लिए उनके वेसल्स चलते थे, सब कुछ होता था। अब यदि अमेरिका अपने आप को ही विड्रॉ कर रहा है और अपने तक ही सीमित करता है, तो उसके पास पर्याप्त संसाधन है। तो हो सकता है कि अमेरिका एक मुंह का लाल बन रहा है कि ठीक है, हमारी हेजेमनी चलती रहे, लेकिन उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि अमेरिका की अंदर स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो सीधे उठा के चाइना को धो दे। ये क्यों, दोनों चीजें क्यों नहीं? दोनों में से एक तो बात है, या तो आप करना नहीं चाहते, आप दुनिया को छोड़ना चाहते हो उसके हाल पर और अपने आप में मस्त रहना चाहते हो, या फिर आपके पास, अब जिसको कहते हैं ना कि अब आपकी इतनी बनती नहीं है आपसे। तो ये दुनिया भर में एक मैसेज है। और तभी आप देखिए जापान को, देखिए कि वो कितने फोल्ड अपने जो उसका बजट का पोर्शन होता है डिफेंस का, वो बढ़ाता जा रहा है। जर्मनी अपना बढ़ाता जा रहा है। केवल एक ब्रिटेन है जो कम करता जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा शेयर है जो बूढ़ा हो गया है, सिकुड़ता जा रहा है, उस पर संसाधन नहीं बचे हैं। अन्यथा आप देखिए फ्रांस अपना बजट बढ़ा रहा है,
जर्मनी अपना बजट बढ़ा रहा है, पोलैंड अपना बढ़ा रहा है, जापान बढ़ा रहा है, ऑस्ट्रेलिया बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहे हैं सब बजट? क्योंकि इनको अमेरिका पे भरोसा नहीं रहा। मैं तो बार बार कहता हूं कि ये हिंदुस्तान के लिए एक स्वर्णिम अवसर है साहब। छोटे छोटे देश जो है, दक्षिण कोरिया हुआ, जापान हुआ, अमेरिका इनसे पैसा लेता है सुरक्षा देने के एवज में। हम भी न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका भी न्यूक्लियर पावर है। हमको केवल हमारी नेवी में ज्यादा इन्वेस्ट करना है कि नेवी कवर कर सके चीजों को। हमारे पास बाकी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है, हमारी एयरफोर्स भी ठीक ठाक है, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला हम प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरों को। हम क्यों नहीं पैसे लें? और हम क्यों, सिंगापुर हुआ आपका, ब्रुनई हुआ, साउथ कोरिया हुआ, वियतनाम हुआ, जापान हुआ, इन छोटे छोटे देशों की हम सुरक्षा की गारंटी ले लें। मैं ये समझ चाहता हूं, और इसके लिए केवल हमको हमारे नेवी का जीर्णोद्धार और ज्यादा करना है, इसका और मॉडर्नाइजेशन करना है। तो डॉक्टर साहब, ये तो एक तरह से अब बड़ी जो स्थितियां बन रही हैं तो बड़ी अजीब किस्म की स्थितियां बन रही हैं। अब आप ये बताइए कि इसके बाद ये जो कार्रवाई की है, अगर हम इसको उकसाने वाली कार्रवाई कहें चाइना की, और तो एक बात चाइना सुन ऐसी लीजिए कार्रवाई साहब, करता है नहीं उकसावे वाली? आप ये मेरी पेशन गोई बोल दीजिए, हालांकि पेशन गोई कुछ भी नहीं होती है, जी ये भविष्यवाणियां सच होती नहीं है। ये हम अपने नॉलेज को ही डिग करके एनालिसिस करते हैं। मेरा एनालिसिस है ये कि अगर चाइना को जंग करनी है तो 5-6 साल में करेगा, किसी के साथ भी। क्यों करेगा? क्योंकि उसके बाद उसके पास वो जनसंख्या नहीं बचेगी युवा वर्ग में कि आगे जंग कर सके। देखिए, अगर रशिया अभी अटैक नहीं करता तो आगे आने वाले 10 साल में रशिया के पास वो जनसंख्या ही नहीं बचती। जैसे डेमोग्राफिक्स इनके कम होते जा रहे हैं, तो जब ये डेमोग्राफिक इस तरह से कम डिक्लाइन हो रहे हैं, और जब आपके पास 50-60 साल के ऊपर वाले लोग बढ़ जाएं बनिस्बत 30-35 साल या 20-25 साल के मुकाबले, तो आप समझ लीजिए कि आपका नेशन डिक्लाइन पर है और आगे की जंग नहीं लड़ पाएगा। तो ये चाइना के पास भी 5-1 साल है, वो 5-1 साल एक बार बीत गए तो उसके बाद वो जंग लड़ने की हैसियत में नहीं बचेगा, और ना इकोनॉमी की हैसियत में बचेगा। क्यों बोलता हूं मैं ये बात? क्योंकि इकोनॉमी उसकी चलती है मैन्युफैक्चरिंग से। आप सस्ती मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स को बना के कर सकते हैं, लेकिन रोबोट के साथ प्रॉब्लम ये होती है, रोबोट्स मैन्युफैक्चर तो कर लेंगे, कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा उससे? उसकी वजह से कीमतें गिरना शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वो कंजम्पशन, रोबोट कंज्यूम नहीं करते ना। जी कंज्यूम कौन करता है? 20 से लेके 40 साल का वर्क करता है। निवेश कौन करता है? 40 से लेकर 55 साल का वर्ग निवेश करता है। और फिर वापस समाज से कौन लेता है? वो 60 साल से लेकर 70 साल 80 साल का वर्ग लेता है। जब आपका पिरामिड जो है, एक आध दिन आप चाहें तो हम इस पे बात करेंगे, इस पिरामिड पे जो मेरा जो डॉक्यूमेंट है रिसर्च का, वो ये है कि एक पिरामिड होती है समाज, सोसाइटी। इस पिरामिड पे ये एपेक्स जो सबसे टिप है इसकी, ये होना चाहिए बूढ़े लोग, फिर होना चाहिए उसके 55 साल, फिर उसके बाद 50 साल, फिर 40 साल, और नीचे की जो बेस है ये बच्चे होना चाहिए। ये इधर 20 साल के लोग आना चाहिए, इधर आना चाहिए 0 से 5 साल के। लेकिन इस पिरामिड को आप उल्टा कर दो कि बच्चे इतने कम हैं और बड़े इतने ज्यादा हैं, बुजुर्ग, तो फिर वो देश खत्म हो जाएगा। पूरा के पूरा पश्चिम और चाइना इसी काल के गाल में समा रहे हैं। और आप देखोगे आगे आने वाले 25-30 साल में, मैं तो ये कहता हूं ईस्ट यूरोप का, जिसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स यूरोप, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है वो कहाँ है? वो रशिया में है, वो ग्रीस में है, वो सर्बिया में है, वो बोस्निया हर्जेगोविना में जो क्रिश्चियन है उनमें है, जो कोसोवो में क्रिश्चियन है उनमें है। इनकी जो जनसंख्या की दर है इतनी कम हो चुकी है बच्चे पैदा होने की, कि ये बहुत जल्दी ये पिरामिड ऐसे जाने वाला है जी उल्टा, कि ये ऊपर का जो पोर्शन है पिरामिड का ये बुजुर्ग है और नीचे बच्चे हैं, तो वो सोसाइटी सर्वाइव नहीं करेगी। तो यही स्थिति चाइना की भी है। अगर अमेरिका की स्थिति नहीं है, अमेरिका फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा है इस मामले में कंपैरेटिवली, अमेरिका की स्थिति वैसे नहीं है, तो अगर अमेरिका से उसको लड़ना है तो अगले 5 साल में लड़ लेगा, वरना नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि चाइना भी उस तरफ जा रहा है। जी और चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी घट रही है। इस देखिए, फिर आप ये देखिए डेमोग्राफिक्स जब काम करने वाली यूं जाएगी,
पहले आपकी यूं थी, तो आपके पास काम करने वाले इतने लोग थे, पिरामिड का एक बीच का पोर्शन इतना था, वो काम करता था। डेमोग्राफिक्स को आप उल्टी कर लीजिए, आपके पास काम करने वाले जब नहीं बचेंगे तो फिर आपका जीडीपी अपने आप कम होगा। जीडीपी भाई साहब क्या होता है, किसी सरकार का नहीं होता। वो गुलरेज शेख जो कमा रहा है, जो त्रिवेणी प्रसाद पांडे जी कमा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कमा रहे हैं, या फिर बजाज कमा रहे हैं, अंबानी कमा रहे हैं, वो सब मिला के जीडीपी है। हाँ, ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। फिलहाल अब एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते पूछ लेता हूँ। अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो गुब्बारा जो चाइना ने भेजा है, ये तो इंडिया के आसमान में भी उड़ रहा होगा ये पाकिस्तान के आसमान में भी उड़ रहा होगा, क्या लगता है आप, देखिए, ये किस ओर आज जा एक रहे हैं? खबर आई है कि लैटिन अमेरिका में स्पॉट हुआ है, और भारत में भी होता आया हो, लेकिन भारत तो आंख पे आंख डाल के बैठा ही है ना, हम तो रोज जूझ रहे हैं उनसे। लेकिन अमेरिका में जाना, वहां तक के पहुंचाना एक बड़ी बात थी जी, वहां तक पहुंचाना और एक मैसेज देना, जैसा कि आपने मैंने कहा। बोला ना कि इसमें कोई जासूसी का कोई मूल्य नहीं है इतना बड़ा, क्योंकि अच्छा डॉक्टर सैटेलाइट साहब, से जासूसी के लिए तो, लेकिन ये डॉक्टर साहब 1 मैसेज। मिनट, इसमें इसमें आपने एक वीडियो बनाया था, कोई वायरस भी हो सकता है क्या? देखिए, एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो चाइनीज सकती है वो, वायरस। लेकिन मैं उसको भी सेकंड क्लास रखूंगा। कि मैं ये इसलिए सेकंड क्लास कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रखूंगा उसको, क्योंकि चाइना में कितने वायरस चल रहे हैं। देखिए, कोरोना वहां खूब फैला है, अब मृत्यु दर तो कम हो गई होगी लोगों की इतने समय के बाद, लेकिन जब इतनी तेजी से कोई वायरस फैलता है तो वो उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो आपको मालूम नहीं पड़ते। अब चाइना एक ऐसा देश है जो डाटा कलेक्ट तो खूब करता है, दे आर एक्सपर्ट इन कलेक्टिंग डेटा, लेकिन शेयर नहीं करता। अब हमको ये नहीं पता कि जो नई स्ट्रेन है वो क्या है, वो कितनी घातक है, तो हो सकता है उसमें से भी कुछ फेक दी हो। अब लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ, अगर जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखोगे तो ये एक मैसेज था अमेरिका के लिए कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अमेरिका किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अमेरिका की ये जो प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया फुग्गा जी, फोड़ने वाली प्रतिक्रिया हुई ना, वो तो जी, उनकी जनता को दिखाने के लिए की गई है, अमेरिकन चलिए को। ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं। और बहरहाल चाइना का रिएक्शन भी बड़ा सख्त आया है। आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा, ये भी हम इस पर नजर रखेंगे। और साथ ही ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक मैसेज देने की कोशिश है चाइना की अमेरिका को। डॉक्टर साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जय नए हिंद। मुद्दे के साथ आपके साथ फिर बातचीत होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।